अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? बस चलो भाई। चलो भाईजान, सीन कुछ ऐसा है कि सर्दी बहुत है। ठीक है ना, सुबह सुबह आपको उठा दिया मैंने, लेकिन गुजारा भी नहीं है ना इसके बगैर। अच्छा जी, क्लियरली मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिस्मिल्लाह करें। ये ना, चले मेरे भाई, स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर, हमने लास्ट क्लास में ग्रांट को पढ़ना शुरू किया था और हमने देखा था कि सर, ग्रांट को रिकग्नाइज करने की दो कंडीशन है। ठीक है जी। जब आज ये स्टैंडर्ड इंशाल्लाह हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है जी। सर, हमारे पास ग्रांट की रिकग्निशन कब होती है मेरे भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड सर। सर, ग्रांट इज एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल टू बी रिसीव्ड and B, conditions are expected to be met। यही है, ऐसा ही है मेरे भाई। अच्छा जी, फिर हमने ये पढ़ा था कि सर, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी हम उन लोगों को ग्रांट देंगे जिनके पास से स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए। ठीक है जी। क्या कहते हैं उसको, स्मोक फिल्टर्स लगे हुए।
हम्म, ना 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 हटो। अब आना शुरू स्क्रीन बस बेहतरीन। हाँ बस बेटा वो लाइट चली गई थी, ठीक है ना, दोबारा आई है लाइट। अब आ रही है स्क्रीन। अब आ रही है बेटा। अच्छा जी, मुझे एक चीज़ ये बताएं सर, हमने ये देखा था, हमने डिस्कस करना शुरू किया था, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम उन तमाम लोगों को ग्रांट पे करेंगे जिनके पास स्मोक फिल्टर्स लगे हुए हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में स्मोक फिल्टर्स लगते हैं ना, तो उन्होंने कहा जिसके पास स्मोक फिल्टर लगा होगा उसी को हम ग्रांट देंगे, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास स्मोक फिल्टर नहीं लगा हुआ और हमें लगता है कि हम स्मोक फिल्टर इंशाल्लाह एक दो दिन में लगा देंगे, एक महीने में लगा देंगे। तो सर जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया ऑन अनाउंसमेंट, मैंने क्या एंट्री पास की होगी? ऑन अनाउंसमेंट मैंने क्या एंट्री पास की होगी? वेरी गुड सर, मैंने ग्रांट रिसीवेबल डेबिट कर दिया होगा और डेफर्ड ग्रांट इनकम मैंने क्रेडिट कर दी होगी। ऐसे ही याद आ रहा है भाई, माज कल हमने पढ़ाई है। फिर ऑन अनाउंसमेंट पे ये एंट्री पास हो रही है। फिर उसके बाद सर दूसरा, ऑन रिसीट ऑफ ग्रांट या से ऑन कंडीशंस, हमने कंडीशन मीट कर ली, हमने स्मोक डिटेक्टर या स्मोक फिल्टर्स लगा दिए सर। फिर सर हमारी डेफर्ड ग्रांट इनकम खत्म करें और बुक कर लें। फिर इसके बाद से तीसरा टाइम हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि हमारे पास जो है वो पैसे रिसीव हो जाएं, उस पर हम क्या एंट्री पास करते हैं सर? सर हम एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट और, याद आ रहा है मेरे भाई? याद आ रहा है बेटा जी? याद आ रहा है बाबू जी? याद आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़ जाए हम आगे दोस्त, तैयार हो मेरे बच्चों? और रहना चाहिए बस, सही चलो। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं सर, हमने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है जी। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हमने पढ़ा, पास्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट का हम क्या करेंगे? इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे। याद आ रहा है? सर फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट।
फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमने ग्रांट जब पढ़ी थी, हमने उसमें क्या चीज़ें देखी थी कि सर आपने ग्रांट को रिकॉर्ड करना है सर दो सूरतें देख के, क्या ग्रांट आपकी कैप्ड है या अनकैप्ड है, याद आ रहा है? हमने इस पर कुछ सवालात किए थे, ऐसे ही है। बड़े एक सवाल और देखें। सर मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आपसे कहा, कंडीशन लगाई कि आपने टोटल 6 लाख रुपए की वेजेस पे करनी है नेक्स्ट 3 ईयर्स में, ठीक है जी। और हम आपको आज टुडे 20% का ग्रांट दे रहे हैं आज, ठीक है जी, आज से हम आपको दे रहे हैं। दिस 20% काउंट्स टू 120,000, 1,20,000 रुपए की ग्रांट बन रही है, ठीक है जी, ये हमने आपको देनी है, ठीक है। अब बताओ 1,20,000 रुपए की ग्रांट मिलनी है सर, हमारे एक्सपेंसेस ईयर 1 में सर 1.5 लाख रुपए का हमने वेजेस पे की, सर ईयर 2 में 4 लाख रुपए की वेजेस पे की हमने, सर ईयर 3 में सर 2 लाख रुपए की वेजेस पे की। केस ए, ग्रांट इज कैप्ड, ग्रांट इज नॉट कैप्ड, ठीक है जी, शाबाश, मुझे करके दो सर, जल्दी से सवाल करके दो। नॉट कैप्ड के अंदर फिर हम रिसीवेबल बुक करेंगे ना, खुद से करो, उसको मैं करा रहा हूं फिर, शाबाश।
जी मेरे भाई हो गया, कर लिया, चलो उसको मैं करवा देता हूँ, यहाँ देख लो। सर मैं थोड़ा इंटेंशनली स्लो चल रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो इस वक्त सो रहे हैं और ये स्टैंडर्ड मिस हो गया ना, तो ये 8 नंबर का स्टैंडर्ड है और ये हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, ठीक है जी। और बाज़ औक़ात ये बड़े स्टैंडर्ड के साथ मिल के आता है और पूरे मतलब पूरे सवाल का बेड़ा कर देगा अगर नहीं पता हो तो, ठीक है, ठीक है जी। तो सर सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, मुझे जब डे 1 पे ग्रांट मिली होगी, ईयर 0 पे मैंने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट कितने से, 1,20,000 रुपए से, ठीक है। और मैंने डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दी होगी कितने से, 1,20,000 से, डन। इसके बाद सर मैंने ईयर 1 पे कुछ खर्चे किए होंगे, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से, 150,000 से। अब मुझे याद आया कि भाई मैंने तो ग्रांट रिसीव की हुई है, तो बताओ मैं क्या करूं। सर मैं डेफर्ड ग्रांट इनकम क्या करूं सर, मैं DGI डेबिट कितने से, सर 1.5 लाख का 20%, कितना जी, 30,000, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से, 30,000। फिर ईयर 2 में फिर मेरे पास सर कुछ ऐसी सिचुएशन है, सर फिर 20%, 80,000 ग्रांट इनकम, डन। इसके बाद मेरे बच्चों ईयर 3 क्या करूं सर मैं, वेजेस एक्सपेंस फर्दर डेबिट, कितने से, 2 लाख रुपए से। अब मेरी मजबूरी ये कि अगर ग्रांट कैप्ड है तो मैं सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट ग्रांट इनकम में बुक कर सकता हूं और कुछ नहीं। मुझे ग्रांट मिली कितनी है, 1.5 लाख। मैं टोटल कितने, 1,20,000 मिली है, सॉरी 1,20,000 मिली, और मैं टोटल अब तक सर कितनी लेके जा चुका हूं पीएनएल में, 1,10,000। तो रिमेनिंग ग्रांट में कितनी बुक कर सकता हूं, मैक्सिमम ग्रांट में बुक कर सकता हूं 10,000 रुपए की। तो बताओ अगर मैं उसको बुक करने जाऊं तो मैं क्या करूंगा सर, DGI डेबिट कितने से, 10,000 से, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से। सर दिस इज द मजबूरी दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ। मैं इससे ज्यादा की ग्रांट बुक नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी जो मैं फेस कर रहा हूं, मैं इससे ज्यादा की ग्रांट बुक नहीं कर सकता। अब बताओ ये ग्रांट अगर अनकैप्ड होती अनकैप्ड होती तो मुझे पता था कि जब मैंने 2 लाख की वेजेस बुक किए हैं तो ग्रांट इनकम में बुक करूंगा कितने से, 2 लाख का 20%, दैट इज नहीं, वेजेस एक्सपेंस क्यों 50,000 से हम डेबिट करेंगे, वेजेस तो हमने पे किया ना 2 लाख रुपए की। ये थोड़ी कि ग्रांट देख के मैं वेजेस बुक करूंगा, मैंने ज्यादा दे दी तो इसमें मतलब कोई मसला थोड़ी है, ठीक है ना। अब बताओ मैंने ग्रांट इनकम बुक करनी है कितनी मेरे बच्चों, 40,000। अच्छा DGI मेरे पास पड़ा हुआ कितना है, सिर्फ 10,000। अच्छा बाकी क्या करूंगा मैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहूंगा ना कि प्यारे भाई मुझे पैसे दे दो। नहीं, 3 सालों का रेशो निकाल के हम पिछले सालों को रिवर्स नहीं कर सकते बेटा, ये दिमाग में रखना। मोहम्मद असद ये याद रखना, ऐसे नहीं होता कि एक एसेट की लाइफ 5 साल है, मैंने उसको डेप्रिशिएट करना शुरू किया पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में आगे पता चला जी एसेट खत्म हो गया, तो मैं पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं करता। एस्टिमेट्स चेंज होते हैं प्रोस्पेक्टिवली, आगे से चेंज करना है उसको, पीछे सालों को जाके तब्दील नहीं करना है, ठीक है ना, पीछे सालों को जाके तब्दील नहीं करना। क्लियर हो गया सर, एस्टिमेट जो है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली चेंज होते हैं। सेट है मेरा बच्चा। अब बताएं सर, DGI डेबिट और ग्रांट इनकम तो मैंने क्रिएट कर दिया, बाकी अमाउंट क्या है सर, सर ग्रांट रिसीवेबल। मैं गवर्नमेंट को कहूंगा भाई मैंने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए, आपने मुझे 30,000 रुपए का और ग्रांट देना है, और ग्रांट देना है, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है, ये कॉपी करो, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं।
got so far. बिल्कुल होंगे, एक दो स्टैंडर्ड हो जाए ना तो उसके बाद फिर मतलब सर मेरा असिस्टेंट है हुज़ैफा, वो है चीता इन कामों में, वो तुम्हारी जान को आ जाएगा। हुनैन सिकंदर पढ़ा कहाँ रहा है आजकल? किसमें? जी मेरे बच्चों आगे बढ़े हम। अच्छा भाई, एक फोल्डर है पूरा, ठीक है, ये आपसे शेयर हो जाएगा अभी। इस फोल्डर में आ गया, इस फोल्डर में सारी चीज़ें, ठीक है जी। इस फोल्डर में कहाँ गया वो शेयर विद मी? इसके अंदर सब कुछ मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर आकाश के हैंड आउट्स भी हैं, मेरी भी हैंड आउट्स हैं, हमारा जो असिस्टेंट है वो भी आपको चीज़ें देता रहेगा, कुछ प्रैक्टिस मटेरियल दूसरे कॉलेजेस के भी हमने डाल के रखे हैं, ठीक है जी। तो आई कैप के पास पेपर्स भी हैं, आई कैप की जो है वो किताब और सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस गूगल ड्राइव, ठीक है। ये आपसे शेयर हो जाएगी तो आपको फिर कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, फॉर द टाइम बिंग यहाँ आ जाओ पुत्र। चलें सर, ये सवाल आपने मुझे सॉल्व करके देना है, दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे हैंड आउट आपके साथ सारे शेयर कर रहा हूँ सर। शाबाश, शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम यार, दिस इज़ एक्सट्रीमली मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आज क्लास थी सुबह 10 बजे। आप लोगों को पता भी है कि यू ओनली है 45 डेज, 45 to 46 डेज। एंड फिर तुम लोग एटीट्यूड देखो कि इस क्लास में आधे से भी कम बच्चे बैठे हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा यार। मैं आप लोगों को देखो उस दिन भी बोला था कि बंदे के पुत्र बन के पढ़ लो, ठीक है ना। तुम लोग वो बच्चे हो जो 1.25 साल में कैफ निकाल लोगे, ठीक है ना। पूरा कैफ 1.25 साल में निकल जाएगा, सीधा बिग फोर के मुंह पे खड़े हो जाओगे जाके, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा चांसेस तुम्हारे होते हैं बिग फोर में जाने के। लेकिन आप लोग अपनी नींद प्यारी है तो फिर नींद करो यार। मैं तुम लोग को पहले भी बोला ये एफसी नहीं है, अभी चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। मैं आसान स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा तुम लोग जो है ना वो मतलब मिल जाओ, साथ में मिल जाओ, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाए चीज़ों में। लेकिन यार आप लोग का एटीट्यूड ही बड़ा अजीब सा यार, ठीक है ना। इस तरह नहीं चलेगा दोस्त। मतलब आपको या तो अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा या फिर आप बैठ के ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने का अगर वो है तो बता दो, फिर यार रिकॉर्डेड दे देता हूँ। इस तरह नहीं करो यार। असद ये रेगुलर ग्रुप से ही उठाया मैंने। मुझे बताओ ये कैप्ड ग्रांट है अनकैप्ड ग्रांट है? दोबारा देख लो उसको। हैं? क्यों, ये कौन लिखा है? हम्म, हम्म। नहीं, इसके आगे की वेजेस को कह रहा है ना 6% पे ग्रांट देगा वो। हम्म, उस पर 6% देगा वो।
कर लिया मेरे बच्चों, कर लिया, कर लिया मेरे बच्चों, मैं कराऊं उसको। चलो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, डे 1 पे आपको कितने रुपए की ग्रांट रिसीव हुई है? सर हमें 2000 में 1 जनवरी 2001 पे ग्रांट रिसीव हुई है, कैश डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से, और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 10,000 रुपए से। डन। इसके बाद सर ये ग्रांट हमें मिली 1 लाख की वेजेस के लिए। 1 लाख की वेजेस का मतलब है 10%, ठीक है जी। उसने कहा 1 लाख से अगर आप ज्यादा वेजेस देंगे तो आपको 6% फर्दर ग्रांट मिलेगी, ठीक है जी। और वो ग्रांट मिलेगी हर साल, अगले साल मार्च में, ठीक है। तो बताओ क्या आपने 2001 में 1 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया? नहीं, मैंने तो 2001 में सिर्फ 60,000 की वेजेस पे की, ऐसा। तो बताओ जब मैंने 2001 में सिर्फ 60,000 की वेजेस पे की हैं, तो मैं 31 दिसंबर 2001 पे वेजेस की एंट्री पास कर लूं सबसे पहले। वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितने से? 60,000, और कैश क्रेडिट कितने से? 60,000 से। इसके बाद मुझे इन्हीं वेज एक्सपेंस के अगेंस्ट सर ग्रांट इनकम बुक करनी है, तो डीजीआई में डेबिट करूं सर 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से सर, 10% के हिसाब से 6,000 और ग्रांट इनकम भी 6,000। यहां तक तो मामला सही है, इधर तक मामला सही है सर, वेरी गुड जी। फिर इसके बाद कहानी आती है सर 31 दिसंबर 2002 पे। बाबू जब मैं यहां वेजेड एक्सपेंस बुक करता हूं ना, तो ये वेजेड एक्सपेंस हैं 70,800 रुपए के। आप देखें हर लिहाज से हम 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा 78,600। अब मुझे एक बात ये बताओ सर, मेरे पास टोटल 1 लाख की वेजेस थी। 1 लाख में से मैंने 60,000 लास्ट ईयर पे कर दिए थे, बाकी कितने रह गए थे? 40,000। इस दफा मैंने 78,600 पे किए, तो बताएं मैंने कितनी एक्स्ट्रा वेजेस पे कर दी हैं? 38,600। सर इस पे 6% का ग्रांट बनेगा, इस पे 6% का ग्रांट बनेगा। बताओगे इस पे 6% का ग्रांट कितना है? सर दिस इज 2316। अब देखो इसको मैं रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूं। मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा डीजीआई डेबिट, 4,000 बचे हुए थे उसमें, ठीक है जी। सर ग्रांट रिसीवेबल डेबिट कितने से, और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? किसी को इसमें कोई इशू तो पूछ ले, किसी को इसमें कोई भी इशू है तो मेरे बच्चों पूछ ले। डन। अब बताओ व्हेन शुड आई एक्सपेक्ट दिस ग्रांट रिसीवेबल टू बी रियलाइज्ड? जी जनाब, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर व्हेन? सर नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च वी विल रिसीव दिस अमाउंट इन कैश। सर हमारे पास 31 मार्च 2003 में सर वी गोना रिसीव दिस अमाउंट इन कैश। यही है, ऐसे ही है दोस्त। अब बताएं सर, आगे के साल सर थर्ड ईयर में 70,800 वेजेस पे की हमने। 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2003 सर वी आर पेइंग अ वेज अमाउंट ऑफ रुपीज 70,800, ऐसा। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस वी विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव अ ग्रांट ऑफ रुपीज कितना? 6% ऑफ दिस अमाउंट। तो क्या करूं मैं? ग्रांट रिसीवेबल डेबिट 31 दिसंबर पे
4248, फिर ग्रांट इनकम ग्रेड कितने से 42। बताइए ये ग्रांट कब रिसीव होगी? वेरी गुड सर, ये 31 मार्च को रिसीव होगी। क्या एंट्री पास करूंगा मैं? कैश डेबिट कितने से? और सर शाबाश। हाँ मेरे बच्चे बोलो। सर आपने 2003 की वेजेस के साथ प्लस माइनस की है, जो आपने 2002 की वेजेस की वैल्यूज के साथ किया था, जिस वजह से 2316 आया। इनकी वेजेस के साथ प्लस माइनस की नहीं। हसन मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2002 में तो वेजेस बाकी थी ना हमारी। 2002 में तो हमारे पास कुछ पार्ट ऑफ द वेज ऐसा था जिसके अगेंस्ट ग्रांट ऑलरेडी रिसीव था। 2003 में तो सारी वेजेस ही हमने वो पे किए जिसके अगेंस्ट ग्रांट रिसीव होगा आगे जाके, अभी रिसीव हुआ ही नहीं। देखो ग्रांट मिला था 10,000 रुपए का, जिसमें तो मैंने 6,000 पहले साल बुक कर लिया और 4,000 मुझे दूसरे साल बुक करना था। ये रिमेनिंग अमाउंट मुझे मालूम करनी थी कि अगर मैं 4,000 रुपए का ग्रांट इनकम बुक कर लूं तो उसके बाद मजीद कितनी ग्रांट है जो मुझे मिलनी चाहिए। 2001 में मैंने 60,000 रुपए की वेजेस पे कर दी, टोटल लाख रुपए की वेजेस तक की ग्रांट मुझे मिल चुकी थी। जब 2002 में मैंने 78,600 की क्या एक्सपेंसेस पे किए तो मुझे पता चला इसमें तो 40,000 की अगेंस्ट ऑलरेडी ग्रांट मिल चुकी है, रिमेनिंग के अगेंस्ट फ्यूचर में ग्रांट मिलेगी। अच्छा 2003 में तू चूंकि सारा वो पुराना हिसाब किताब तो क्लियर हो चुका है, कितना एक्सपेंस बुक हो रहा है ग्रांट उसके हिसाब से फ्यूचर में जाके ही मिलेगी। क्लियर हुई? हसन क्लियर हुआ? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? चलो जी। ये मेरे भाई आवाज आ रही है मेरी? ये मेरे दोस्त आवाज आ रही है? चलो जी मैं बढ़ूं आगे मेरे बच्चों, मैं बढ़ूं आगे।
जाए हम ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स पे। सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं फुली फंडेड डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है जी, फुली फंडेड डेप्रिशिएबल एसेट हम लेके चल रहे हैं। सर अज्यूम करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एक ग्रांट दी डे 1 पे। ठीक है, मैं इसको नाम दे रहा हूं 1 जनवरी 2001 को एक ग्रांट रिसीव हुई। ग्रांट रिसीव हुई 1 लाख रुपए की। गवर्नमेंट ने कहा आप इस पे ना मशीन खरीद लें अपने लिए। हमने कहा अच्छा, मशीन तो है ही 1 लाख की। गवर्नमेंट ने कहा आपको हम फुली फंड कर रहे हैं, 100% फंडिंग, आप अपने लिए मशीन ले लो। बताओ क्या करूं मैं? मैंने अपने पास एंट्री पास की 1 जनवरी 2001 पे कैश डेबिट कितने से? 1 लाख और सर डीजीआई ग्रेड। यस सर, डीजीआई ग्रेड 1 लाख। अच्छा, इस मशीन की लाइफ होगी 4 साल, ठीक है जी, या से 5 साल। ठीक है, पहले दिन मुझे ग्रांट मिली, मैंने डीजीआई में डाल दी। ठीक है जी, गौर तो सुनना दोस्त। सर फिर मेरे पास 1 जनवरी को ही मैंने मशीन खरीद ली। मशीन खरीदी, मैंने क्या एंट्री पास की? पीपी डेबिट कितने से? व्हाट इज पीपी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख से। और कैश क्रेडिट कितने से? अब बताओ, मेरी बुक्स में 2 चीजें मौजूद है जिनका मैंने ख्याल रखना है। कौन सी 2 चीजें? एक तो मेरी बुक्स में पीपी मौजूद है और दूसरा मेरी बुक्स में डीजीआई मौजूद है। इन दोनों का मैंने ख्याल रखना है, ऐसा। अब बताओ मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एक एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिली है तो उसको पीएनएल में कब लेके जाया जाए? क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट? क्या कहता है सर? जब वो डेप्रिशिएट होता जाए, साथ साथ आप ग्रांट इनकम पीएनएल में लेके जाते रहें। जिस चीज से रिलेटेड ग्रांट मिली है, जब तक वो पीएनएल को हिट नहीं करेगा, ग्रांट इनकम पीएनएल में नहीं जाएगी। देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक जिस चीज के लिए आपको ग्रांट मिली है वो पीएनएल को हिट नहीं करेगा। वेजेस के लिए आपको ग्रांट मिली थी, कब ग्रांट इनकम बुक की? जब वेज एक्सपेंस बुक किया। अब बताओ सर, आपने पीपी के लिए आपको ग्रांट मिली है, मैं कब इसको पीएनएल में लेके जाऊं? सर जब पीपी बैलेंस, जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीएनएल को हिट करेगा। अच्छा, पीपी पीएनएल को कब हिट करता है? जब हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ सर, जब हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे मेरे बच्चों, तो मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रांट इनकम पीएनएल में जाना शुरू होगी। बताओ मेरे पास, मैं 31 दिसंबर को उसको डेप्रिशिएट करूं, 31 दिसंबर 2001 कितने से डेप्रिसिएशन बुक करूं, नोइंग द फैक्ट कि इसकी लाइफ 5 साल है, 20,000 से। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 20,000। अब बताओ मैं ग्रांट इनकम कितनी लेके जाऊं पीएनएल में? कितनी ग्रांट इनकम लेके जाऊं? सर ग्रांट इनकम को भी वैसे ही डेप्रिशिएट करें जैसे आपने एसेट को किया। इस ग्रांट इनकम को भी क्या करूं सर मैं? डीजीआई को भी क्या करूं? सिंपली 5 से डिवाइड कर दें। क्या अमाउंट आता है सर? 20,000। तो बताओ मैं क्या करूं? डीजीआई डेबिट कितने से? 20,000। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 20,000 से। ये बात भेजे में बैठती है सर? ये बात समझ आती है? तो जब जब तुम इसको डेप्रिशिएट करोगे वैसे वैसे ग्रांट इनकम। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कौन से मेथड पे चल रही है? स्ट्रेट लाइन पे। और मुझे बताओ ग्रांट इनकम किस मेथड पे पीएनएल में जा रही है? स्ट्रेट लाइन पे। अगर एसेट डेप्रिशिएट होता है डिमिनिशिंग बैलेंस पे, तो ग्रांट इनकम भी डेप्रिशिएट होती है डिमिनिशिंग बैलेंस पे। ठीक है जी, याद रखना, जिस हिसाब से एसेट डेप्रिशिएट होगा उसी हिसाब से ग्रांट इनकम भी पीएनएल में जाएगी। क्लियर है? इसको नोट कर लें ताकि हम एक सवाल देख लें इसको।
यार दोस्तों 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है ना, ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
जी मेरे बच्चों, बस बेटा एक इमरजेंसी आ गई थी, ठीक है ना, वो मैनेज कर रहा था मैं, हो गई मैनेज, अदरवाइज मैं भी क्लास ही ऑफ कर देता, ठीक है ना, लेकिन ये कि मैनेज हो गई वो। हाँ जी, बड़े एक से आगे दोस्त पढ़ जाए। मेरी आवाज आ रही है बेटा तुम लोगों को? बढ़ जाए, अच्छा चलो। मुझे एक बात बताओ सर, ये तो फुली फंडेड की बात होगी ना। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ कि आपको केस बी में एक ऐसा एसेट मिला हो जो पार्शियली फंडेड हो। अगर पार्शियली फंडेड होगा तो यही रूल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको कैश दिया से 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, आपने उससे एक एसेट खरीदना है, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदना है, यानी प्लांट है सर, वो है तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ने आपको 1 लाख रुपया दे दिया। अच्छा, कितने परसेंट फंड किया आपको इसमें से? कितने परसेंट आपको फाइनेंस किया गवर्नमेंट ने, ये बता सकते हो? आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कितने परसेंट फाइनेंस किया? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। बाकी लोग भी बताएं ना भाई, कितने परसेंट गवर्नमेंट ने इसको फंड किया है? 40%। 40% कैसे निकला? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख वुड बी 40%। डन। अब बताएं सर, इस एसेट की लाइफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अज्यूम करो 4 साल, ठीक है। बताओ भैया, मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूं? बताया मैंने डे 1 पे एंट्री क्या पास की होगी? कैश 1 लाख रुपए से, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन। अब मैंने सर पीपी खरीदा होगा ईयर 0 पे ही, कितने का? 2.5 लाख रुपए का, बेहतरीन सर। और हमने कैश पे खरीदा। अब बताओ मेरी बैलेंस शीट पे कितने अकाउंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनका मैंने ख्याल रखना? एक ये, और सॉरी एक ये। डन। ये 2 अकाउंट है जिनका मैंने ख्याल रखना है। डीजीआई को ऐसा ऐसा ग्रांट इनकम में डालना है, और मैंने पीपी को ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट करना है। तो मुझे एक बात बताएं सर, जब पहले साल का एंड आया होगा, मैंने इसको किया होगा डेप्रिशिएट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर डिवाइड बाय 4, कितना? 62,500। और परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, डीजीआई का क्या करूं, ग्रांट इनकम का क्या करूं? ग्रांट इनकम का क्या करूं? उसको भी इसी तरह डिवाइड कर दूं सर 4 से। अब बताएं सर ये क्या आएगा? डीजीआई डेबिट कितने से? 25,000 से। और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास जो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो गया, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो गया। डेप्रिसिएशन था कितने का? 62,500 का। 25,000 रुपए की एक इनकम बुक करके हमने उसके इंपैक्ट को जरा सा कम कर दिया। ऐसा मुझे बताओ कि पहले साल के एंड पे नेट एक्सपेंस कितने से बुक हुआ? नेट एक्सपेंस देखिए जरा, नेट एक्सपेंस 37,500। एक्सेलेंट। अब बताओ मेरे बच्चों, मैं इस सवाल को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकता था। सर ये जो आपने मेथड किया ना फॉलो, नॉर्मल तरीका जिसको हम कहते हैं, सर ये नॉर्मल तरीका कहलाता है फेयर वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड? क्यों फेयर वैल्यू मेथड बोलते हैं इसको? बिकॉज हम एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं डे 1 पे, जिसपे हमने इसको खरीदा होता है, ठीक है जी। पीपी को हम रिकॉर्ड करते हैं 2.5 लाख, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है विच इज कॉल्ड द नॉमिनल वैल्यू मेथड। उसमें क्या करते हैं वो जरा देख लो, ताकि दोनों को कंपेयर कर सको। भाई नॉमिनल वैल्यू मेथड ये कहता है कि जब आपको डे 1 पे ग्रांट मिली, आप उसको बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड करें जैसे आपने यहां किया हुआ, यानी कि कैश डेबिट कितने से? 1 लाख से। डीजीआई क्रेडिट 1 लाख से। डन।
ईयर 0 पे फिर एक एंट्री, पीपी डेबिट कितने से, 2.5 लाख से, और कैश क्रेडिट कितने से, 2.5 लाख। सर ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों मेथड्स में, हैं? अभी तक जो एंट्रीज आपने बनाई है इससे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है सर? अभी तक तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, अब आएगा डिफरेंस नजर। सर डीजीआई डेबिट कितने से, 1 लाख से, पीपी क्रेडिट कितने से। सर आप सारे का सारा डीजीआई पीपी के अंदर नेट कर दें, इससे क्या होगा, मेरा पीपी रिड्यूस अमाउंट पे आ जाएगा। अच्छा कितना रिड्यूस अमाउंट पे आ जाएगा, चेक करो जरा कितने अमाउंट पे आ गया। सर मेरा पीपी रिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ सर 1.5 लाख रुपए पे आ गया, 1.5 लाख पे। ऐसा डीजीआई कहां गया, डीजीआई किधर गया, डीजीआई किधर गया, गायब हो गया, गायब हो गया, डीजीआई इज गॉन, डीजीआई इज प्रेजेंट नोवेयर, खत्म, गोली। अब बताएंगे डीजीआई गोली हो चुका है तो मेरे पास तो अभी ग्रांट इनकम बुक करने की जगह ही नहीं है ना, ग्रांट इनकम मैं बुक ही नहीं कर सकता। अब बताओ मैं हर साल एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा, बताओ मैं पहले साल के एंड पे एसेट को कितनी वैल्यू से डेप्रिशिएट करूंगा। जी डिवाइड बाय 5 कर दूं, नहीं सर 4, कितना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, और अब बताओ ग्रांट इनकम आएगी अलग से, नहीं आएगी ग्रांट इनकम, आपका डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। ऐसा, ये कौन सा मेथड था सर, नॉमिनल वैल्यू मेथड। इससे पहले जो आपने मेथड पढ़ा था वो कौन सा मेथड था, वो कौन सा मेथड था मेरे बच्चों जो इससे पहले पढ़ा था, वो फेयर वैल्यू मेथड था। तो दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा सर। सर दोनों मेथड सही हैं, दोनों मेथड सही हैं, दोनों में से आप कोई भी पेपर में कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों ने दिमाग में रखना, आपने यहां तो ये मेथड कर दिया, ऊपर क्यों नहीं किया ये मेथड, ऊपर वाले सवाल में क्यों नहीं किया, इसमें क्यों नहीं किया है, क्यों, फुली फंडेड में, हाँ अब तुमने बात की ना सही। मुझे बताओ सर अगर मैं फुली फंडेड के अंदर ये काम करूं तो पीपी गायब हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन कद्दू नहीं होगा कुछ, ठीक है जी, और कहीं पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, एसेट हमारे पास इस्तेमाल में होगा, ऑडिटर आके कहेगा एसेट किसका है, हम कहेंगे भाई हमें मिला है, किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, रिकॉर्डिंग कहां हुई है, कहीं पे भी नहीं हुई है। तो सर स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू मेथड एक ही जगह अलाउ करता है, कहां पर, जहां पार्शियली फंडेड एसेट हो, ठीक है जी, जहां फुली फंडेड एसेट हो ये मेथड अलाउड नहीं होगा, ये मेथड अलाउड नहीं होगा, प्लीज रिमेंबर दैट, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है जी, ये दिमाग में रखिएगा, प्लीज इसमें जाके मैसअप नहीं करना, ठीक है जी, आई डोंट वांट टू यूज अब्यूजिव वर्ड्स, मैं मैसअप बोल रहा हूं, ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है जी, पेपर में जाके नहीं करना वो, ठीक है जी। चलें जी कॉपी करें सर इसको। सलामकुम शायन, तुम बैठ जाना इसमें फास्ट ट्रैक में बैठ जाओ, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। वालेकुम सर। वो यार वो कल क्लास जो
है ना थोड़ी लेट ही रख लीजिएगा अगर हो सके ना, शाम से लेके रात तक सुकून से, क्योंकि अभी जो है वो क्लाइंट पर अभी बुला रहे हैं ना, तो कल दिन में क्लाइंट पे जाना पड़ेगा तो क्लास मिस हो जाएगी। तो अगर हो सके ना प्लीज़ तो शाम से रात तक रखिएगा लेट थोड़ा ना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, किस सब्जेक्ट में? मुझे ज़ेबिस्ट में मतलब अगर गेस्ट स्पीकर आना है तो मतलब आ जाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन टॉपिक क्या होगा ये मुझे बता दो, ठीक है ना? जी मेरे बच्चों, बढ़ जाए हम आगे। बढ़े आगे। दो एक सवाल आपको मेरे बच्चों। यार तुम लोग का जब से बैच स्टार्ट हुआ ना, आई थॉट अच्छे से लेके चलूंगा मैं इस बैच को, लेकिन फिर आप लोगों के अंदर सबसे बड़ा मसला भी यही है कि टुल्ले मारना है, छुट्टियां करनी है। ठीक है जी, ये गलत बात है ना। हाँ, अभी पब्लिक ग्रुप है, वो पब्लिक का मतलब है सब उसमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ARTD का रजिस्टर वाला ग्रुप अभी बनेगा हफ्ते बाद, ठीक है ना? एक बात बताओ, तुम लोग को डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आइडिया है? एनी आइडिया अबाउट डिसमेंटलिंग कॉस्ट? नहीं, कम बच्चों का मसला नहीं है बेटा, मैं दो बच्चे हो ना क्लास के, मैं दो बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मसला कम बच्चों का नहीं है, मसला ये है कि बच्चे एनरोल्ड हैं, बच्चों ने फी पे की हुई है और वो टुल्ला मार रहे हैं। इस चक्कर में कि हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना? ये एटीट्यूड सही नहीं है, और कुछ नहीं है यार। मैंने अपने कॉस्टिंग के पहले बैच में बेटा 4 बच्चे पढ़ाए, ठीक है ना? सिर्फ 4 बच्चे पढ़ाए। और फिर मैंने फाइनल और FFR और BFD के ऐसे बैचेस पढ़ाए जिसमें पाँव रखने की जगह नहीं होती थी क्लास में, ठीक है ना? तो कोई वो नहीं है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट देख के बेटा जो टीचर पढ़ाता है ना, उस टीचर को अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। वो टीचर नहीं, वो कसाई है, ठीक है जी? अभी मेरी इस वक्त फिजिकल क्लास में एक बच्चा मेरे सामने बैठा, ठीक है ना? ये मेरे लिए मैटर नहीं करता बेटा। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करें।
सॉरी, गुलाम हुसैन लिमिटेड वाज अवार्डेड अ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 7,80,000, ठीक है जी, एट गडानी कॉस्ट, और 5 लाख 5 साल, अगले 5 साल तक ही चलना है। द कंपनी हैज टू पे ओनली 1,000 रिन्यूअल चार्जेस। जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, 1,000 रुपए के रिन्यूअल चार्जेस है, मुझे होता है पार्शियली फंडेड या फुली फंडेड है जी? इज इट पार्शियली फंडेड और फुली फंडेड, ये बताओ सर। ये फुली फंडेड है सर। अगर वो कहता ना 1,000 रुपए हमने पे किए खाली, ये रिन्यूअल चार्जेस के नाम पे नहीं रखता, वो कहता है 1,000 रुपए हमने पे किए, तो हम कहते हैं भैया 1,000 रुपए इसने जो पे किए हैं ये पार्ट है, लेकिन सर ये 100% फुली फंडेड एसेट है, ये पार्शियली फंडेड नहीं है, फुली फंडेड है। तो बताओ फुली फंडेड के अंदर नॉमिनल वैल्यू वाली चीज अराइज हो ही नहीं सकती है। बताओ मुझे डे 1 पे क्या करना चाहिए सर? मुझे ईयर 0 पे एक एंट्री पास करनी चाहिए सर, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, कितने से? 7,80,000 से, और सर डीजीआई क्रेडिट कितने से? 7,80,000 से। हसन क्लियर हुआ ये? हसन यही पूछ रहे थे बेटा तुम? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, सुनना जरा गौर से। अब इसकी लाइफ कितनी है सर? 5 साल लाइफ है इसकी सर। तो मुझे एक बात बताएं, जब इसकी लाइफ 5 साल है तो मैं हर साल इसको डेप्रिशिएट करूंगा, अमोर्टाइज करूंगा। सर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? डिवाइड बाय 5 कितना? 156,000, और अलाउंस फॉर अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा ये तो पता ना इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? अच्छा नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि हम उसको टच नहीं कर सकते। लाइसेंस तो उसको हम टच कर सकते हैं ना। उसका इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि सर उसकी असल वैल्यू ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और होती है, उसकी कागज पे वैल्यू कुछ और है। यानी सर आप लाइसेंस को देखें तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन असल में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, असल वैल्यू उसकी कुछ और है, ठीक है जी। उसकी असल वर्थ उसके फॉर्म में नहीं छुपी हुई होती है, ठीक है जी। उसकी असल वर्थ उसके फॉर्म में नहीं छुपी हुई होती है। एक सॉफ्टवेयर है, करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर एक डीवीडी पे आ जाता है, तो उसकी असल वैल्यू उसकी फॉर्म में नहीं है बल्कि सब्सटेंस में, ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, 1,56,000 रुपए मेरे पास आ गया, अब बताएं मुझे क्या ग्रांट इनकम बुक करनी चाहिए? सर डीजीआई डेबिट कितने से? 7,80,000 डिवाइडेड बाय कितना? 5 कितना? अब बताएं सर, हर साल मैंने रिन्यूअल चार्जेस पे करने। सर मैं जब इस दफा का रिन्यूअल चार्ज पे करूंगा ईयर 1 के एंड पे या ईयर 2 के स्टार्ट पे, क्या पे करूंगा सर मैं? जी जनाब। सर हाँ, आप सुनो, एक चीज और सुनो, मेरा एक सवाल है, क्या इस रिन्यूअल चार्जेस को साल के एंड पे एक्सपेंस आउट करें? हाँ सर कर देना चाहिए। इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको 5 सालों पे अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, क्यों? इसकी इसकी टोटल बेनिफिट सिर्फ 1 साल का है। अब बताएं सर, मैं ईयर 2 के स्टार्ट पे करूं क्या चीज सर? प्रीपेड लाइसेंस रिन्यूअल चार्जेस कितना जी? 1,000 रुपए का, 500 साल पे नहीं करेंगे। आ गया गोहराया, वो आया। मैंने हैदर को भेज दिया, हैदर को भेज दिया मैंने, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ जी, फिर उसके बाद सर मेरे पास कैश क्रेडिट। अब बता, जब मैं सेकंड ईयर में एंट्रीज पास करूंगा मेरे बच्चों, तो सेकंड ईयर में क्या करूंगा सर मैं? सर सेकंड ईयर में यानी ईयर 2 के एंड पे आई रिपीट द सेम एंट्रीज, आई रिपीट द सेम एंट्रीज ईयर 2 के एंड पे, सेम एंट्रीज में रिपीट करूंगा ईयर 2 में, लेकिन साथ ही साथ मैं सर क्या करूंगा? एक्सपेंस बुक करूंगा सर, ठीक है जी। मैं इसको अमोर्टाइज कर दूंगा सर। सर लाइसेंस रिन्यूअल एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1,000 से, और
कैश क्रेडिट 1000 से, ठीक है जी। अच्छा देखो, ईयर 1 के स्टार्ट पे भी हमें बुक करना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई क्लियर कट चार्जेस, रिन्यूअल चार्जेस ना पहले साल पे नहीं होते हैं। आमतौर पे रिन्यूअल चार्जेस पहले साल पे नहीं होते, रिन्यू करने के चार्जेस पे होते हैं हर साल, ठीक है ना, यानी पहले साल के बाद से, यानी सेकंड ईयर से पे होना शुरू होते हैं। तो हमने सेकंड ईयर के स्टार्ट पे पे किया होगा और सेकंड ईयर के एंड पे उसको, ठीक है जी। जैसे आपने नहीं केबल लगवाओ तो कहता है भाई मंथली चार्जेस सेकंड मंथ से स्टार्ट होंगे। रिन्यूअल चार्जेस का मतलब एक दफा आपने खरीद लिया, वो महीना तो हो गया आपका, रिन्यू करने के लिए आपको जो है 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा जी, चलें आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। अच्छा मेरे बच्चों, अब एक चीज़ थोड़ी सी और सुनो, छोटी सी चीज़ और सुनो, एक थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक चीज़ मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तैयार हो? बढ़ूँ आगे? बढ़ूँ आगे दोस्त? अच्छा यार देखो, मेरी बेटी ना, उसकी तबीयत ख़राब है और मैं बड़ी मुश्किल से क्लास मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे अगर घर से कॉल आती है तो मैं फिर मतलब क्लास ड्रॉप करके निकल जाऊँ, तुम लोगों को मसला तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं होगा ना तुम लोगों को? हाँ मैं मतलब ये वाली क्लास अगर बंद कर दूँ तो कोई इशू है तुम लोगों को बेटा, या चला लोगे एक दिन? हैं? मैं चाह रहा हूँ मैं खुद चला जाऊँ उसके साथ यार डॉक्टर के पास। ऑफ कर दूँ मैं? सॉरी आज के लिए बेटा, मैं मतलब माजरत ख्वाह हूँ कि यार ये मामला इस तरह हो गया। तो फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है तुम लोगों से, ठीक है?